सामकुन हसीन प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद। मैं आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, इंतजामी तौर पर और सियासी तौर पर एक मसरूफ तरीन दिन वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास भी हुआ और उसके बाद पेट्रोलियम का जो बहरान है उस पर भी एक इजलास तलब किया गया। उसके साथ साथ पार्लियामेंट का सेशन भी हो रहा था, सिंध का सेशन भी हो रहा था, बहुत सारी चीजें पार्लियामेंट में। हमने आज देखा कि बिलावल भुट्टो सरदारी ने आज स्पीच की अपोजिशन की जानिब से ताबड़तोड़ हमले और उसका जवाब दिया गया मुराद सईद की जानिब से। ये तमाम चीजें अपनी जगह। उसके अलावा सिंध में एक दफा फिर पूरा डिटेल जो सिंध के वजीर आला है उन्होंने उससे आगाह किया कि किस तरह से हुआ, लेकिन तमाम जो मेन चीज थी वो ये थी कि अपोजिशन की जानिब से, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से तमाम की तमाम जिम्मेदारी कोरोना की वफाक पर या हुकूमत पर डाल दी गई है कि हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से ये कोरोना इतना ज्यादा यहाँ पर फैला है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब मुल्क के वजीर आजम आज कराची पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर में, और पिछले 2 विजिट्स उनके कराची के पोस्टपोन हो गए थे और आज जब वो कराची पहुंचेंगे 2 रोजा दौरे पे तो मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे, लड़काना भी जाएंगे और ये उनकी जो स्केड्यूल रहेगा उसके हवाले से हम बात भी करेंगे। जो कोरोना की सिचुएशन है कराची में और पूरे सिंध में उस पर भी डिस्कशन होगा और कराची में भी जो स्मार्ट लॉकडाउन की जो भी सूरत हाल होगी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, कंसेंसस के साथ उस पर भी गौर होगा और फैसले लिए जाएंगे। जो आज का पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। कमल शोजत साहिबा हमारे साथ मौजूद है, MNA है PTI की। अस्सलाम कमल, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अताउल्लाह तारक साहब हमारे साथ मौजूद है, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अताउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी जी। शगुफ्ता जुमानी साहब MNA है पीपल्स पार्टी की, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जुमानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। मियां अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सेनेटर मियां अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। बहुत सोच समझ के लेती हूँ मैं आपका नाम और फिर आपका पार्टी वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा कमल शोजत साहब, वजीर आजम पाकिस्तान कुछ ही देर में कराची पहुंचेंगे। कराची वालों को बड़ा इंतजार था क्योंकि जब से इलेक्शन हुआ तो ऐसा लगता था कि PTI जो है वो कराची वालों को भूल गई है, लेकिन बहरहाल कराची पैकेज भी वजीर आजम साहब ने अनाउंस किया, ये तमाम सूरत हाल भी। क्या एजेंडा क्या होगा आज की पॉलिटिक्स से कतई नजर? वजीर आजम पाकिस्तान है, कराची के काफी चक्कर लगा चुके हैं और जब से ये कोविड का इशू आया था हम मुख्तलिफ चीजों को देख रहे थे, उस दौरान भी वो फील्ड में निकले हैं। और आप ठीक कह रही है कि ये थोड़ा सा डिले किया था कराची का, लेकिन उनके एजेंडा पे शामिल बहुत सारे मामला हैं जिसको देखना है उन्होंने, वो अब जाएंगे तो पता होगा। क्योंकि एक अच्छे इस टाइम पे हुकूमत को मैं समझती हूँ कि मैं आपके तवज्जुह से दावत देती हूँ कि एक वजीर आजम आए हैं, मुल्क के वजीर आजम है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनके साथ बैठें, बात करें और अपनी जो रिजर्वेशन हैं उनको एड्रेस करें, बजाय इसके कि जो TV पे और मीडिया के उस पर जो चुंदो तेज किस्म के तीर और निश्तर बरसाए जाते हैं और सिवाय वजीर आजम की जात के और कोई उनको नजर नहीं आता इल्जाम तराशी के लिए। तो वो अब आ गए हैं, उनको बैठे हुए होंगे और बड़े हम्बल तरीके से बात सुनते भी हैं और एड्रेस भी करते हैं और इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल अच्छा कमल मैं आती हूँ आपको ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए वहाँ पर, ये उसको जरूर रखें और वो एड्रेस होंगी उनकी। चलो ठीक है, एड्रेस होंगे, कौन कौन से मेन इश्यूज है जो एड्रेस होंगे उस पर भी मैं बात करूंगी और शगुफ्ता जुमानी साहब से बात करूंगी। लेकिन साहब तारिक साहब से भी बात कर लूँ। तारिक साहब, बजट सेशन हो रहा है लेकिन उसके अलावा डेफिनेटली जो एक पैंडेमिक है कोरोना COVID-19 उस पर भी बहस है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अपोजिशन चाहे वो PMLN हो, अपोजिशन चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, बजाय इसके कि आप तजावीज दें, बजाय इसके कि आपकी रिकमेंडेशन हो, यहाँ पे तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला चल रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर उठा के देख लीजिए या आज की बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर उठा के देख लीजिए, तमाम की तमाम जिम्मेदारी वफाक पे, हुक्मरानों पर या वजीर आजम पर। क्या लगता है कि वजीर आजम कोरोना लेकर आए? बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा, मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने मदू किया। देखिए बात यह है कि तजावीज हमने दी हैं और अगर आप 1 2 3 करके मैं आपको बता सकूं, इंटरेस्ट रेट को कम करने के हवाले से, कमोडिटी प्राइसेस कम करने के हवाले से, मिनिमम वेज की अनाउंसमेंट नहीं की गई वफाक की तरफ से, वो अनाउंस करने के हवाले से, इकोनॉमी की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हमारे पास पूरा एक एजेंडा मौजूद है, उस हवाले से बात की गई। उसके अलावा अगर आप आ जाएं तो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, पेट्रोल क्राइसिस के हवाले से किस तरह मैनेज किया जाना चाहिए था, तजावीज हमारे पास हैं। और देखिए हमने तो अच्छे वक्तों में अभी कुछ नहीं बिगड़ा था तो मिसाके मईशत की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की थी,
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने हाथ बढ़ाया था कि आए इस मुल्क को कौम की खातिर अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस मिटा के एक साथ बैठ के मिसाके मईशत की बात की जाए, एक ग्रैंडर और एक लार्जर एजेंडा पे एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन हो, और फिर हम एक आम आदमी की जिंदगी किस तरह बेहतर कर सकते हैं, पाकिस्तान की मईशत को किस तरह बचा सकते हैं, ये तो हमने तब भी ऑफर किया था। कोविड के मामले पे भी हम इनकी मीटिंग में खुद चल के गए थे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये जिम्मेदार हैं, जहां जहां कोताही नालायकी होगी ना अहली होगी वो हम पॉइंट आउट करेंगे। अब ये मामला शुरू कहां से हुआ, मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस नहीं थे, हम कुछ खुशकिस्मत थे कि बाकी दुनिया में तेजी से फैल रहा था, हमारे यहाँ ये नहीं था। हमारे बॉर्डर्स पे, हमारे एयरपोर्ट्स पे जितने लोग आए उनका थर्मल गन से टेम्परेचर और बुखार चेक करके कहा गया कि इनकी स्क्रीनिंग हो गई है। किसी एक बंदे का उसका टेस्ट नहीं किया गया, उनको प्रॉपरली क्वारंटाइन नहीं किया गया, वो पाकिस्तान के तुल अर्ज में फैल गए। और अब सिचुएशन ये है कि हमारे लोकली ट्रांसमिटेड केसेस 92% हैं। मास्क की इफादियत पिछले हफ्ते बताई गई, भाई पहले दिन मास्क पहनते, लीड बाय एग्जाम्पल करते, लीड बाय एग्जाम्पल क्यों नहीं किया, खुद मास्क क्यों नहीं पहना। लॉकडाउन में शुरू हुए तो लॉकडाउन का और कर्फ्यू का फर्क, फुल लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और अब सिलेक्टिव लॉकडाउन, तो ये कंफ्यूज लॉकडाउन था। आज जो कर रहे हैं जीपीएस मैपिंग की जाती, एक आम शहरी को आईटी के डैशबोर्ड पे पता होता कि ये स्पॉट्स हैं, इन यूसीज में बाकायदा नंबर ज्यादा है, यहाँ पे तवज्जो की जरूरत है, इन एरियाज को हम लॉकडाउन कर रहे हैं। लॉकडाउन हो रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन हो रहे हैं। लाहौर के काफी इलाके जो है वो सील कर दिए गए हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद का और सिंध का, कराची का भी आज वज़ीर आज़म जाएंगे, उनके साथ डिस्कशन होगा। इन चीजों पे मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। शगुफ्ता जुमानी साहिबा, वजीर आला सिंध को जब हम सुनते हैं तो वो शिकवा करते हैं कि वफाक ने उनकी कोई मदद नहीं की। वो कहते हैं कि हमें एक वेंटिलेटर भी नहीं दिया, हमने सब कुछ अपनी मदद आपके तहत किया। फिर उन्होंने कहा कि हमें भीख के तौर पर, थोड़ा सा चंदा के तौर पर कुछ पैसे दे दिए गए और ये तमाम चीजें हुई। दूसरे दिन एनडीए में जो है वो एक पूरी लिस्ट पब्लिक कर देता है, वो कहता है इतने वेंटिलेटर दिए, इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ दिया। कहने का मकसद ये है कि इस पेंडेमिक के दौर में, इस शदीद ऐसी वबा जिसमें कोई ना रंगो नस्ल की कोई तमीज है, ना पॉलिटिकल एफिलिएशन की कोई तमीज है, क्या ये मुनासिब वक्त है कि हम एक दूसरे पे इल्जामात दर इल्जामात की सियासत करें, तनकीद बनाए तनकीद की सियासत करें? और आज भी जो बिलावल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस जो स्पीच की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए कि इस वक्त कोविड-19 जो है वो बड़े उरूज पे है इस वक्त पाकिस्तान में, सिर्फ एक प्रोविंस में नहीं है लेकिन पूरे पाकिस्तान में है। आपको शायद याद होगा कि इस जैसे ही ये वबा फैली थी उससे सबसे पहले सिंध सूबा ऐसा था जिसने जो एक्शन में आया, जिसने लॉकडाउन किया। सबसे पहले सिंध ने एक्शन लिया और लॉकडाउन शुरू किया, जिसपे फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं किया। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। हमने जब लॉकडाउन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, सीएम साहब की वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो सोशल मीडिया पे भी मौजूद है। गवर्नमेंट से क्या ताउन चाहिए था? जब आप लोगों ने पहला केस आया, आपने 2 दिन के स्कूल बंद किए, फिर आप लॉकडाउन की तरफ गए, उस वक्त आपको फेडरल गवर्नमेंट से क्या ताउन चाहिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी ताउन नहीं मिला। फेडरल गवर्नमेंट क्या था? देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस वक्त हमने सिंध गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि हम लोगों को राशन उनके घरों तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप देखें कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आप कहते हैं कि आप तनकीद करते हैं, तनकीद बरा तनकीद नहीं होती, हम हकीकत और फिगर और फैक्ट्स पे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है वो रिकॉर्ड पे है कि हम सबको खाना और हम सबको राशन घरों तक नहीं पहुंचा सकते। भाई क्यों नहीं पहुंचा सकते? ये स्टेट की ही जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जिस वक्त आपके शहर में, आपके मुल्क में इतनी बड़ी वबा फैल चुकी है, आप उसको कवर करने के लिए लोगों को अपने घरों तक महदूद करना है। आपने सिंध गवर्नमेंट को दिया कि आपने सिंध गवर्नमेंट ने आज तक जो कुछ भी किया अपनी मदद आपे किया। सीएम मुराद अली शाह की हर स्टेटमेंट जो है वो ऑन द रिकॉर्ड है। आखिर में उन्होंने हाथ जोड़ के, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि खुदारा आप घरों तक जो है महदूद हो जाएं, लेकिन मुनाफिकत और तासुब सिर्फ सिंध गवर्नमेंट से इतना था कि कहीं वो जो है वो कोई अचीव ना कर ले। हम तो लोगों की जानें बचा रहे थे ना, हम तो आपकी जान बचा रहे थे, हम अपनी जान बचा रहे थे, हम अपने अजीजों की जानें बचा रहे थे। हम यही चाह रहे थे ना कि आप अपने घरों तक महदूद रहें, और जहां तक उनके वसाइल या हमें एहसास है रेडी वाले का, हमें एहसास है गदा गाड़ी वाले का, हमें एहसास है जो डेली वेजेस पे काम करते हैं या जो
रोजाना की दिहाड़ी पे काम करते हैं, हमें एहसास है, हमने उनके घरों तक राशन पहुंचाया। फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया, कभी स्मार्ट, कभी देखे, कभी स्मार्ट लॉकडाउन है, कभी ये लॉकडाउन है, और ये 12,000 जो आप कह रही हैं ना, उससे गवर्नमेंट कह रही है एहसास प्रोग्राम की बात, गवर्नमेंट करती है ना। और देखिए ना, देखिए पहले कहते हैं कि सौतेली माँ वाला सलूक, लेकिन मैं यहाँ सौतेली माँ को नहीं बीच में लाऊंगी, यहाँ पर तो सौतन वाला सलूक हो रहा है सिंध के साथ। सौतन वाला सलूक ना हो जाए कहीं हमारी कार्रवाई से। हाँ, भले हज़फ हो जाए, लेकिन जो एहसास है वो ये एहसास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को डैमेज, बेनजीर के नाम को डैमेज करने के लिए आपने एहसास प्रोग्राम का नाम दिया। चले, हमने कबूल किया, लेकिन उसका कोई तरीक़ेकार तो होता है ना। चले, तरीक़ेकार जरूर डिफाइन करेंगी। आप हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उसका कराची में एक बड़ा शेयर, और अब जाहिर सी बात है पीटीआई का उससे ज्यादा बड़ा शेयर। आज इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची गए, क्या आपकी रिकमेंडेशन है, कौन से वो इशूज हैं जिनको उनको एड्रेस करने की फौरी तौर पर जरूरत है, जो आप समझते हैं कि जो इन्होंने नहीं किए? देखिए नादिया, बहुत खुशी की बात है कराची वालों के लिए कि फाइनली एक बार फिर इमरान खान साहब विजिट के लिए गए हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2018 में जो वादे उन्होंने न सिर्फ कराची वाले बल्कि सिंध के भी बहुत से लोगों के साथ किए, और उसमें आज तक क्या हुआ, ये तो ये कहा गया था कि हर महीने मैं कराची आऊंगा। मैं नहीं कह रहा कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि शिकायतें आपको इतनी है, मतलब आपसे मुराद आपकी जमात को, वजारतें आप रखे बैठे हुए हैं, एक और वजीर आपने शामिल कर लिया, लेकिन जब बात होती है तो फिर आप हुकूमत की चार्जशीट भी गिनवाते हैं। नहीं, देखिए फिर यही तो मुसीबत है। अब देख, आप मेरा मौकफ सुन लीजिए या अपनी बात बता दीजिए। देखिए, जो मेरा मौकफ है वो आपने बोल लिया ना। नहीं, मैं सिर्फ एक बात की वजाहत चाहती हूँ कि बार बार जो होता है ना कराची एंड सिंध, तो फिर ये भी कहें कि लाहौर एंड पंजाब, तो ये कराची सिंध का शहर है। पे बोलूंगा, आप बोले, ये काम ठीक नहीं, मैं करेक्शन करना चाह रही मेरे साथ थी। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। करेक्शन तो मैं हर चीज पे सबकी कर दूंगा, मुझे उससे मेरे से कोई करेक्शन नहीं कर सकता। मुनासिब ये रहेगा कि जब भी कोई बोल रहा था, मैंने किसी के दरमियान में, हालांकि मुझे हर बात से इनकी जो है वो इख्तलाफ होगा, लेकिन वो इख्तलाफ मुझ तक है। ठीक है, तो इसलिए मेरी गुजारिश है, आपकी बारी आए, आप जो मर्जी कहिए, लेकिन दरमियान में जरा ना मुनासिब नहीं है। बात कीजिए प्लीज। मेरे ख्याल में मेरा टाइम इनको नहीं, ये तो नहीं ना होगा इस तरह। वजह कि मैं बहुत आसान से थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। अब जब आप दरमियान में रोक देंगे तो फिर मैं बात ही नहीं कर सकूंगा। अच्छा, अब जी देखिए, बात ये है कि जिस वक्त में वजीर आजम साहब ने कहा हर महीने में आऊंगा, वो क्या हुआ उसके बाद, नंबर 2। दूसरी बात पर आते हैं, जब ये कहा गया कि हम पैकेजेस देंगे, तो वो पैकेजेस कहाँ गए? ठीक है, फिर ये कहा गया कि अच्छा जी सिंध के, अब हमें तो कोई एतराज नहीं है, आप गवर्नर साहब के थ्रू देते हैं, आप चीफ मिनिस्टर के थ्रू देते हैं, आप किसी को स्पेशल एडवाइजर बना के देते हैं, हमें कतई तौर पर कोई एतराज नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि जो पैसा आप पूरे सिंध को दे रहे हैं उसमें से, ठीक है, कराची के लिए भी है, सिंध के दूसरे शहरों के लिए भी है, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आपने कमिट किए थे। आपका जो सवाल है उस पर मैं आ जाऊं, K4 में जितने पैसे देने चाहिए थे क्या आज तक दिए गए? ये मैं वो बातें करना चाह रहा हूं ताकि वजीर आजम साहब जाएं तो एटलीस्ट ये 4 चीजें हैं सिर्फ, अगर इनको वो देख लें बहुत सारा मसला हल हो जाएगा। सामने सामने देखिए, कोई तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन ये उनके वादे हैं, ये उनको इस बात को याद रखना चाहिए। अब वो ना रखे तो क्या हो सकता है? ग्रीन लाइन वाली बात है वहां की, वो आज तक कहां बसे हैं जो देनी है फेडरल गवर्नमेंट ने, हम सुन रहे हैं। उसके बाद लियारी एक्सप्रेस वाले रोड का मामला है, और ओवर एंड अबव जो सबसे बड़ा इस वक्त में आखिरी बात है, ये स्टील मिल का मामला है। 8,956 वर्कर्स को आपने निकाल दिया, और अब आप कराची जा रहे हैं तो जाकर वहां पर किस तरह से 14 MNA बने हैं, 30 MPA बने हैं। आज सब लोग पूछेंगे, तमाम बातें आप लोग फ्लोर ऑफ द हाउस करते हैं? जनाब मैं तो उनके सामने भी करता हूं, मैं तो वजीर आजम साहब आ जाए तब भी सब करते हैं। कब की हर कैबिनेट में? लास्ट टाइम आपने फ्लोर ऑफ द हाउस कब ये बात की? ये अभी लास्ट वीक भी हमारे जो हैदराबाद के MNA हैं उन्होंने बिल्कुल खड़े होकर कुछ एतराजात हैं, बल्कि कुछ नहीं है, बहुत सारे एतराजात हैं। एतराजात की एक पूरी फहरिस्त है, पूरी चार्जशीट है। अब मेरा ख्याल है इतना टाइम तो फिर आपका भी हक है बनता। जी 3 वर्सेस 1 है नादिया, फिर आप तीनों का जवाब दूं या एक एक करके दूं? अब आप चारों का जवाब दें, इंक्लूडिंग मी। अच्छा देखिए जी, मुझे इको आ रहा है, जरा इसको मैनेज कर लीजिए।
پہلی بات تو یہ ہے کہ شائستہ جمانی صاحبہ کو یاد کرا دو 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے آپ خود مختاری اور صوبے کی حکومت ذمہ دار ہے، اور آپ کے دعوے رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب نے آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی موجود ہے، ہم سب کو گھروں میں پہنچائیں گے راشن، اس لیے ہم لاک ڈاؤن لگا رہی ہیں. اور بالکل مودی کی طرح کا لاک ڈاؤن ہارش قسم کا انہوں نے لگایا، اور مختلف وزراء ان کے بیانات دیتے رہے. صرف سی ایم آفس سے ہی ہمیں باہر تو کچھ نظر نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے 1 لاکھ، کوئی کہتے ہیں 2 لاکھ لوگوں تک راشن پہنچایا ہے، لیکن 11 یوسیز کا ریکارڈ نہیں نکلا. سپریم کورٹ نے جب بلا کے سوال کیے تو وہاں پر یہ جواب دینے سے قاصر تھے. پرابلم ساری یہ ہے کہ لاک ڈاؤن آپ ضرور کریں، کرفیو بھی لگا دیں، جو مرضی، لیکن آپ کے پاس کیپیسٹی ہونی چاہیے. 12 سالوں سے آپ کی حکومت ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے اتنے ریکارڈ ہیں اچھے کام کرنے کے، گورننس کے. وہ دعوے اتنے سارے بلاول صاحب بھی کھڑے ہو کے اسمبلی میں کرتے ہیں، باقی بھی سارے زبانی کو بہت گنواتے ہیں، لیکن آن ریکارڈ. اور اس پہ یہ حالات ہیں کہ آج ایک ویڈیو آئی ہے کہ خاتون نے کچرے کے ڈھیر پہ جا کے اور بچہ پیدا کیا ہے، کیونکہ اندر ہاسپٹل جو اسی کے باہر ہی ہاسپٹل کے، کیونکہ ہاسپٹل جو ہے وہ صرف کتابوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں، وہاں تالے لگے ہوئے ہیں، کچرا پڑا ہوا ہے، ڈاکٹرز ہوتے نہیں ہیں. ایمبولینس کسی پورے سندھ میں کوئی ایک بھی ایمبولینس سروس نہیں ہے. جو بھی چل رہی ہیں این جی اوز کے تھرو چل رہی ہیں، یا بھلا عیدی صاحب کا ان کے تھرو چل رہی ہیں. حکومت کی طرف سے کوئی ایمبولینس سروس موجود نہیں ہے. ٹھٹھا میں 7 بچوں کی وفات ہوتی ہے، نہ وہاں فرسٹ ایڈ آ سکتی ہے، نہ ایمبولینس آتی ہے، اور نہ وہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل ہوتا ہے. اسی طرح 85 لاکھ خاندانوں کو احساس پروگرام کے تحت 12,000 کا سوئفٹ کیش ٹرانسفر ہوا. ایک ایک بندے، ایک ایک خاندان کی خاتون کا نام موجود ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوئی کہ جی پی ٹی آئی کا ووٹر ہے یا کس کا ووٹر ہے، سندھ کا باشندہ ہے اور اس لیے وہاں تک گیا ہے. کسی نے کوئی نہ پوچھا ہے، نہ کسی ایم این اے کو ٹھیکے دیے گئے، نہ کسی ایم پی اے سے پوچھا گیا. جو ریکارڈ میں آیا نادرا کے اور جو ان کی ویریفیکیشن ہوئی اس کے تحت انہوں نے وہاں پر کیش ٹرانسفر کیا، اور ریکارڈ بھی وہ اویلیبل ہے اس کا. اچھا، اس میں کوئی بے نظیر صاحبہ کی تسلیل نہیں کی، کیونکہ بیسٹ یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام احساس پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے. احساس کے انڈر 135 پروگرامز ہیں جو چل رہے ہیں، جن میں سے بی آئی ایس پی از ون پارٹ، جس کے 75 لاکھ پہلے وہ ممبران تھے. اب فردر اسی ڈیٹا کو انہینس کر کے 1,60,00,000 کے قریب لوگوں کو مزید اس کے اندر ایڈ کر لیا گیا. عطا صاحب نے بڑی آئیڈیلسٹک باتیں کی، بڑی اچھی ان کی سجیشنز ہیں، لیکن جس وقت پاکستان میں کووڈ-19 آنا شروع ہوا ہے اس وقت کیپیسٹی کیا تھی؟ یا تو یہ آئی ٹی میں اتنی یہاں پہ تباہیاں مچا کے گئے ہوتے نا کہ ہمارے ہر ولیج کاؤنسل کے لیول تک ہر آئی ٹی سے اکوپڈ ہوتا، اور پھر آپ نے یہاں پہ جو سجیشنز دی ہیں وہ موجود ہوتی. حال یہ تھا کہ صرف 2 لیبارٹریز تھیں ٹیسٹنگ کے لیے، اور جو ہاسپٹل کے حالات ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ کے وہی ہاسپٹل ہیں جس میں ان کی پارٹی کے جو لیڈران ہیں انہوں نے علاج کروانا پسند نہیں کیا. تو اس لیے یہ باتیں مت کریں. یہ تو اس کو بہت دفعہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ کیا ریزن تھی، کس طریقے سے ہوا ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کو مقابلہ بھی کر رہی ہے. کسی نے بھی کوشش کی ہے، روک نہیں سکے. صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے سارس کو پہلے انکاؤنٹر کیا ہوا تھا، ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہیں جس میں کوریا شامل ہے، جس میں تائیوان اس سائڈ پر، چائنا بھی، جاپان بھی، ماسک صرف انہوں نے لگائے کیونکہ آپ کے WHO نے شروع میں یہ سٹیٹمنٹس دی تھی، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کیونکہ آپ اس سے گزرے بھی ہیں، کہ یہ ہیوی ہوتا ہے، سرفیس ٹو سرفیس اس کی ٹرانسفر زیادہ ہے، یہ ایئر بورن نہیں ہے. اور شروع میں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ آئی تھی کہ ماسک کی ضرورت نہیں، ماسک آپ سرجیکل آپ ان کے لیے رہنے دیں، ڈاکٹر حضرات کے لیے جنہوں نے کرونا کے پیشنٹ سے ڈائریکٹلی ڈیل کرنا ہے. آپ اپنے ہاتھ زیادہ دھوئیں، اور ہاتھ گندے ہوں تو ناک اور منہ تک مت لے کے جائیں. تو اس لیے ہر چیز کا بلیم کرنا جو ہے وہ لیڈرشپ کو اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے، ایک انفولڈنگ سچویشن ہے. آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو تو پھر میں آگے بڑھتی ہوں. اب ذرا عتیق صاحب کی بات بتا دوں. ہمارے صلاح الدین صاحب ہیں، ہم میرے سے آگے ہی بیٹھتے ہیں اسمبلی میں، ساری ایم سی ایم کے، میں بالکل ساتھ میں ان کی پڑوسن ہوں، اور ہر وقت میری ان سے ڈائریکٹ بات چیت چل رہی ہوتی ہے. آن دا فلور آف ہاؤس انہوں نے کھڑے ہو کے مبارکباد دی، وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ حیدرآباد یونیورسٹی جس کا ہم نے یہاں لے کیا تھا اسٹون، اس کا ایشو یہ آ رہا تھا کہ ہماری جو پنجاب حکومت ہے، سوری یہ جو سندھ حکومت ہے، یہ چاہتے نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی یونیورسٹی بنے. تو جب تک یہ نہیں سائن کریں گے یونیورسٹی نہیں بنے گی، تو ہم نے اس کو چینج کر کے انسٹیٹیوٹ میں تبدیل کیا ہے، اور اس دفعہ اس کے لیے ایلوکیشنز کی گئی ہیں، اور اس کا انہوں نے آن دی فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے وزیر اعظم سے
का शुक्रिया भी अदा किया, पीटीआई की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। चले तारिर साहब से बात कर लूं। तारिर साहब है, बड़े सीनियर है, एक मिनट दिया, उन्होंने भी पीटीआई की हुकूमत के साथ जिस तरह वो चल रहे होते हैं, तो हमारे एमएनए जितने भी हैं हमारे एमसीएम के, उनसे तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात, अच्छे तरीके से वो खुश हैं। और जो वज़ीर आज़म ने अपॉइंट किए हुए हैं, एक मिनट नादिया, वज़ीर आज़म ने नुमाइंदे अपॉइंट किए हुए हैं, असद उमर साहब इसको डील कर रहे हैं। नहीं, आपका ये जो अच्छा, मैं जरा तारिर साहब जो बात आपने सेंटेंस पूरा करने दे, ये केस बात कर लूँ तारिर साहब से भी। और ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है, इसकी भी एलोकेशन भी तकरीबन 25 अरब की हो चुकी हुई है काफी अच्छे से, और उस पर आगे भी प्रोग्रेस है, क्योंकि मैं प्लानिंग का डील करती हूँ और ये क्वेश्चन मैं 6 दफा डिफेंड कर चुकी हूँ। कमल, एक सेकेंड, आपको सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको पूरा टाइम दिया है, आपने मेरा ख्याल हर चीज का रिस्पॉन्ड किया। जरा तारिर साहब, जो पुरानी बातें आपने पिछली गिनवाई हैं, वजूहात गिनवाई हैं, वो अपनी जगह। अब आ जाते हैं जरा करंट स्टेटस पर। अभी सूरत ये है कि लाहौर के इलाकों को सील किया जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। दुनिया में कोई भी ये एग्जाम्पल कोट नहीं कर सकता कि वहाँ पे मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने कोरोना का सफाया कर दिया हो मुकम्मल तौर पर। इस वक्त जो चीजें हैं उस पर क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन आपकी रिकमेंडेशन क्या है? अभी जो हुकूमत स्टेप्स ले रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन और जहां जहां ट्रेसिंग और फिर कॉन्टेक्ट एंड ट्रेसिंग, उनको फौरी तौर पर ट्रेस करके और वो इलाके सील कर देना, इज इट ओके? मुझे तो लगता है कि वो मुनीर नियाज़ी साहब ने शायद इमरान नियाज़ी साहब के बारे में कहा था कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। नी जर्क रिएक्शन और इकदाम तब लेना जब मामला हाथ से निकल गया हो। तो मुझे ये बताइए कि इसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, मैं आपको कोई यूरोप, इटली, स्पेन की मिसाल नहीं दे रहा, मैं वियतनाम की मिसाल भी नहीं दूंगा और मैं स्कैंडिनेविया में स्वीडन की मिसाल भी नहीं दूंगा। हमारे गिलगित बल्तिस्तान और एजे दोनों में अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। टोटल केसेस 1700 हैं, 1100 गिलगित में हैं, कुछ 600 आजाद कश्मीर में हैं। आपके इस्लामाबाद में 8000 केस है, 25 किलोमीटर का शहर है। तो मुझे ये बताइए कि ये कंफ्यूजन, ये तरजीहात का फुकदान, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अभी भी ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता सकता हूं कि पंजाब हुकूमत का इजलास हुआ जिसमें वजीर आजम साहब चेयर कर रहे थे। वजीर आजम साहब ने लॉकडाउन ना करने की तजवीज जो है वो उनकी अपनी तजवीज थी। अभी भी निजी तौर पे यास्मीन राशिद साहिबा से पूछा जाए, सीनियर वजीर हैं अलीम खान साहब, ये अगर ऑफ द रिकॉर्ड सहाफियों से भी बात करते हैं तो यही बात करते हैं कि लॉकडाउन किया जाना चाहिए था, क्योंकि मामलात जो हैं जिस तरह से हॉस्पिटल फिल टू कैपेसिटी हैं। और मुझे नादिया साहिबा सिर्फ एक मेरी ये तजवीज है, और देखिए हम पाकिस्तानी हैं, गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान है, आजाद कश्मीर भी पाकिस्तान है, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब भी पाकिस्तान है। तो ये सिंध को टारगेट करना, वफाक का दिल बड़ा होता है। आप हुकूमत में हैं, इकाइयों को और तमाम सूबों को साथ लेके चलिए, लोगों को मुत्तहिद कीजिए। डिवाइड आपकी तरफ से क्रिएट नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन अगर इस पे बात करती भी है तो देखिए आप ऑपोजिशन को जरूर इस पे तनकीद का निशाना बनाएं, मगर आपके वुज़रा वो इस तरह के तीर बरसाएं, ये मुनासिब नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, सिंपल सा काम था, मुझे कोविड हुआ, आगाही मुहिम कोई नहीं है कि आपको कोविड हो तो आपने क्या करना है। आपको हुकूमती ओहदेदारान की इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी और मुतजाद आराम मिलेंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। अभी तक एसओपीज की कोई एक ब्लैक एंड व्हाइट में लिस्ट जारी नहीं की कि इन एसओपीज की वायलेशन पे जो है वो एक्शन होगा। ये सबको पता है मास्क पहनना है, ये सबको पता है हाथ धोने हैं, ये सबको पता है सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मगर आपने एसओपीज के लिए क्या किया? और आपने देखिए टेस्टिंग के हवाले से बात जरूर ले लूंगी, लेकिन उसके साथ इस्लामाबाद है उनसे भी ये वजह पूछी गई है, जो कि बड़ा एक्टिव भी है, तमाम चीजें देखे, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इसमें जो टेस्ट हो रहे हैं किसी भी सूबे से भी ज्यादा वो इस्लामाबाद में हो रहे हैं। और शायद ये हकीकत है कि अगर एक बड़े पैमाने पे मास लेवल पे टेस्टिंग शुरू हो जाए तो जितने हम केसेस इस वक्त डेली बेसिस पे ले रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वो उसका नंबर चला जाए। मैं आपको अर्ज करूं, देखिए इस तरह तो फिर मैं आपको बताऊं, जो टेस्टिंग की बात मेरी बहन कंवल साहिबा ने की, बात ये है कि पंजाब में आप बाकायदा एस्टिमेट लगवा लें, हमारे दौर के बने हुए पीसीआर लैब में 80% टेस्ट वहां पे हो रहे हैं, इंक्लूडिंग द पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी। आपकी कैपेसिटी नहीं थी
तो मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ की वबा बड़ी लेट आई है। आप एनडीएमए का आज का भी स्टेटमेंट है कि सूबे जितनी टेस्टिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, टेस्टिंग किट की कोई शॉर्टेज नहीं है। शगुफ्ता मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, जो मेरी बहन कंवल साहिबा ने बात की, अगर आप कहते हैं कि टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं थी, इधर तो वबा 2 महीने लेट आई, तो आपने उसकी एंटिसिपेशन में, या आपको ये खदशा नहीं था कि यहाँ आनी है, तो आपने टेस्टिंग किट्स टाइमली क्यों ना इंपोर्ट की? ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, हुकूमतें जो होती हैं वो डोंट्स नहीं बताती कि जी ये काम हम नहीं कर सकते, वो डूज बताती हैं। एंड इवन दो ये कंपैरिजन एक्यूरेट कंपैरिजन नहीं होगा, वो एक ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कंवल को रिस्पॉन्ड करेंगे या मैं शगुफ्ता जुमानी साहिबा से बात कर लूं? करके वरना फिर तीनों का इकट्ठा हो जाता है। प्लीज ज्यादा टाइम नहीं लेगा, कोई कीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि गवर्नमेंट से पूछती है, पहले सबका मालूम करके फिर उनसे मालूम। ठीक है, मैं मुझे सिर्फ 1 मिनट रिस्पॉन्ड करने दें। लेकिन इस्लामाबाद पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद में आते हैं। देखिए, यहाँ पे इन्फ्लक्स कराउड वो एक ही जवाब दे रहा है। वो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट है, वो रिप्लाई करेंगी। मैंने कहा अगर वो कोई रिप्लाई कर देंगी तो फिर मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगी। कंवल 5 मिनट प्लीज। जी, मैं ये कह रही हूँ कि इस्लामाबाद हब है एक्टिविटी का। सारी गवर्नमेंट के लोग यहाँ, मुलाजमीन यहाँ बैठते हैं, ऑफिस यहाँ पर है। एक गिलगित को बल्चिस्तान और कश्मीर का इस्लामाबाद से कंपैरिजन नहीं हो सकता। एरिया वाइज तो आप बेशक कर लें। ओके, थैंक यू कंवल। मैं शगुफ्ता जुमानी साहिबा से बात कर लूँ। मैं चाह रही थी कि एक करके आप जवाब दे दें ताकि वो पाइल अप ना हो। शगुफ्ता जुमानी क्या है ये शहर, अगर आप बंद करेंगे मैं आती हूँ, वापस आ रही हूँ। कारोबार कैसे चलेगा? ठीक है, मैं आपसे वापस आ रही हूँ। मेरी कोलीग ने ये बात की, जब आपने उनसे जवाब पूछा तो उन्होंने कहा कि 18th मेरी बात पे उन्होंने जवाब दिया 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो सूबे खुद मुख्तार हैं, और सीएम सिंध पे इन्होंने बात की। तो मैं अगर ये 18th अमेंडमेंट को मानते हैं तो 18th अमेंडमेंट में जो एनएफसी अवार्ड है, जो हमारा राइट है, मेरे सिंध का राइट है, इनके सामने वही सोचन वाला सवाल आ जाता है ना कि बाकी सूबे इनको नजर नहीं आते, ना केपी के इनको नजर आता है, ना इनको बलूचिस्तान की मासूमियत नजर आती है, ना इनको पंजाब नजर आता है जिस वक्त जो इस वक्त बिल्कुल टॉप पीक पे है कोव के। इनको सिर्फ सिंध में वो सारे नुक्स नजर आते हैं। तो मेरा जो हिस्सा है एनएफसी का, मेरा हिस्सा 229 अरब रुपए जो आपने काट के रख दिए अपने गोडे के नीचे, वो तो दो ना। अब आपको कराची याद आ गया है, सो बिस्मिल्लाह, आप 2018 की इलेक्शन के बाद कराची जा रहे हैं, हमें खुशी है। मैं तो चाहती हूँ कि आप जाएं, मेरी हैदराबाद में भी जाएं, मेरे बेनजीराबाद में जाएं, आप लाड़काना में जाएं, आप मीरपुर खास में जाएं, आप सक्खर में जाएं, वहां पे लोग, आप सिर्फ एक जमात के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। कराची से आपके, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि 14 आपके एमएनए हैं, 40-50 आपके एमपी हैं, आप जाएं, उनसे बैठे मिले। सिर्फ आप अपनी एमपीएस पार्टी के एमपीएस से ना मिले, आप अपने कोalition की जो पार्टनर है वो आज आपसे नाराज है, आप उनके साथ बैठे, आप अपोजिशन को बुलाएं। आप प्राइम मिनिस्टर है ना, आप बुलाएं तो सही ना, आप बुलाएंगे नहीं, आप तो डर रहे हैं सबसे। आपने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, जब एक लॉकडाउन सिस्टम के साथ चल रहा था। अभी क्या प्लानिंग है? आप लोग कराची क्यों लॉकडाउन की तरफ लेके जा रहे हैं? कराची के मखसूस इलाकों को लॉकडाउन कर रहे हैं? इस वक्त देखिए, मैं जो कल खबरें सुन रही थी कि पाकिस्तान में चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, सॉरी सिंध हो, पंजाब हो, केपी के हो, कितने इलाके जो हैं वो सील हो रहे हैं। ये इसका हल है? आपने किस तरह से निपट रहे हैं? आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है इस वक्त कराची को से? हमें देखिए हम चाहते हैं कि लॉकडाउन हो, और लॉकडाउन ऐसा लॉकडाउन हो। मैं चाहती हूँ, मेरी जाती ख्वाहिश यही है, मैं अपील करूंगी अपने आपके प्लेटफॉर्म से सीएम सिंध को, अपनी क़यादत को, कि ऐसा होना चाहिए कि लोग अपने घरों तक महदूद रहें। क्यों नहीं लगा रहे आप लोग? सूबे खुद मुख्तार है, 18th अमेंडमेंट के बाद आप तो इम्पोज कर सकते हैं। देखिए, सीएम सिंध ने किया, उसके बाद फिर पंजाब ने इसमें अमल दरामद किया, फिर अभी आपको क्या चीज आपके पास ना, आपके पास हॉस्पिटल्स में वो गुंजाइश है ना, आपके पास प्रोविंशियल मैटर है। तो आप हमें पैसे तो दो ना, जो मेरा राइट है वो तो आप मुझे दो ना। वो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप कहती हैं शगुफ्ता साहिबा, आप फरमा रही हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन, ऐसा लॉकडाउन के लोग घरों तक महदूद रहे, तो सिंध की हद तक इम्प्लीमेंटेशन में आपको क्या चीज रोक रही है? हमें कोई चीज रोक रही है, ये जो दोहरा मयार है, ये जो दोहरी बातें होती हैं कि प्रोविंस एक पाथ पे चल रहा है, फेडरल
ہم فیڈرل کی پارٹی ہیں, ہم ایک صوبے کی پارٹی نہیں ہے. ہمیں صرف ایک صوبے تک محدود نہ کرو, ہم فیڈرل کی پارٹی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ صوبوں کو جو آپ نے ان کے بجٹ میں کٹوتی کی, آپ ان کو بجٹ دو, اور صوبے جو اقدامات کر رہے ہیں, صوبے جو اقدامات کر رہے ہیں یا وہ جو اپنے پرومس میں جو امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں وہ کریں. ابھی آپ ہمیں ڈرا رہے ہو, دھمکا رہے ہو کہ ہم آپ کے ہاسپٹل آپ سے لے لیں گے, آپ جے پی ایم سی بھی لے لیں گے, این آئی سی بھی لے لیں گے. کیوں؟ عتیق صاحب مجھے ذرا سمجھا دیں کہ ایک ان کا کیا یہ آئینی حق نہیں ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد کہ اگر صوبے میں اپنی کوئی نہیں کر رہا, کہیں بھی وفاق بھی نہیں کر رہا, صوبائی حکومت ان کی ہے, یہ لاک ڈاؤن لگا کر دے وہاں پر, یہ رائٹ نہیں ہے ان کا؟ دیکھیے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس طرح سے چیف منسٹر سندھ نے اس کووڈ کے معاملے میں جب یہ شروع کا معاملہ ہوا, یہ میں نہیں کہوں گا, پورے پاکستان میں ہر شخص نے, ہر ذی شعور انسان نے, ایون انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن تھی, انہوں نے کہا کہ سندھ میں بہتر طریقے سے مینجمنٹ کی گئی. دیکھیے یہ پہلی بات ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. ریلیشن شپ, پہلے میرے سوال کا جواب دیں کہ کیا ان کا آئینی حق یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن کے لیے, لاک ڈاؤن کے لیے میری ایک گزارش سنیے گا. دیکھیے لاک ڈاؤن کسی صورت بھی کوئی ایک انڈیویجول نہیں فیصلہ کر سکتا, میری اپنی سمجھ کے مطابق. نہیں, انہوں نے انڈیویجولی نہیں کیا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کیجئے. نہیں, پہلا جو سب سے شروع میں پہلے میں بھی یہی تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا, پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ آپ کیجئے. مطلب ابھی مصیبت کیا ہے, ویری سوری ٹو سے, کیوں جو ذمہ دار ہے, جو بھی ہے, جس لیول کا ہے, وہ اپنی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر کیوں نہیں لے رہا؟ آپ بھی اس بات کو ایگری کریں گی. کسی لیول پر جو بھی ذمہ دار ہے, وداؤٹ مینشننگ دا نیم آف اینی اسپیسیفک پرسن, اور ان کا ایک مقام, ایک ان کا رتبہ, میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اوور آل بیٹھ کر ایک کلیکٹیو وژڈم کے تحت کلیکٹیو ڈیسیژن کیوں نہیں لیا جا رہا اس وقت میں؟ سوال جواب بالکل پوچھیے. بیان آپ بھول گئے جو رمضان میں انہوں نے دیا تھا کہ لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ جب حالات خراب ہوں گے, لیکن دو باتیں آ گئی نا, یہ دو باتیں آ گئی, یہ دو باتیں آ گئی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب اگر کوئی چیز بڑھی, اگر کووڈ بڑھ گیا تو ہم پھر اس پہ غور کریں گے. جب آپ کے ہاتھ سے تیر نکل گیا, لوگ گھروں سے باہر آ گئے, کووڈ بڑھ گیا, اور اب جو اکیلا صوبہ کر سکتا ہے, کیا وفاق کی اجازت کے بغیر سندھ لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ آپ اپنی رائے دیجیے. پہلی دفعہ جب یہ گئے ہیں انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی, اور اب بھی جو وہ کر رہے ہیں وہ کسی سے اجازت نہیں لیتے ہیں. این سی او سی کی میٹنگ میں میوچل کنسلٹیشن ہوتی ہے, امپوزیشن نہیں ہوتی, کیونکہ یہ اپنے آئینی حقوق سے بالکل بھی وہ نہیں ہے, سب پیچھے آنے کو بالکل تیار نہیں, 10 اسٹیپ آگے جاتے ہیں. جو شخص کے جی ہمیں کہہ دیا پریم ہاؤس سے کہ جی ورچوئل اجلاس پہ کہہ کے بلا لیا, ہمیں اسلام آباد نہیں آنے دیا, اس پہ اتنا واویلا مچا سکے, آپ مجھے بتائیں وہ کسی سے ڈکٹیشن لے سکتا ہے؟ بات ساری ہے کہ عتیق صاحب نے میرے خیال میں اپنی پارٹی کا سٹانس نہیں سنا. صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہمارے لوگ بھوک سے مر گئے ہیں, ہمارے لوگ جو بند تھے وہاں پر 1.5 مہینہ انڈسٹریل ایریا میں لوگ بند رہے, بسکٹ کھا کے گزارے کیے, نہ لوگوں کے پاس پیسہ تھا, نہ ٹرانسپورٹیشن تھی. صوبہ ساؤتھ پنجاب سے, سینٹرل پنجاب سے انڈسٹریل ایریا میں لوگ کام کرنے گئے ہوئے تھے, ان کو انہوں نے بند کر دیا. ریلیف کا ایک آنا نہیں ہے دے سکے, جب تک کیپیسٹی نہ ہو سسٹین نہیں ہو سکتے ہیں. یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں محترمہ؟ 12 سال سے ان کی حکومت ہے, اس سال کے یہ پیسوں کو رو رہے ہیں. پچھلا جو نظام ہے, یہ نظام کراچی کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جا کے ذرا دکھائیں اپنی کوتاہیوں کو سدھاریں گے نہیں, اور صرف جو کام کرنے والا ہوگا اس پہ الزام تراشیاں کریں گے. ٹھٹھا کا ہاسپٹل دیکھیں, نواب شاہ کا دیکھیں, ان کو صرف کیش چاہیے تاکہ فیک اکاؤنٹس میں ڈائیورٹ کر دیں, اور باقی جو دیا آج تک اس کا تو حساب دے دیں. عوام بھوک سے مری ہے. ایک ڈاکٹر فرقان کو سندھ میں وینٹیلیٹر نہیں ملا, آج تک اس کی انکوائری کی رپورٹ آئی ہے, جب وینٹیلیٹرز پہ کوئی دنیا تھی نہیں, خالی پڑے ہوئے تھے ہاسپٹل. آپ کے اپنے ہاسپٹلس کہاں ہیں؟ جنا ہاسپٹل کی ڈائریکٹر ہے وہ اپنا جا کے انڈس میں آپ انکوائری کرو, اور اپنی یہ بتاؤ کہ جو پیسے باہر سے آئے ہیں وہ شوکت خانم میں کیوں گئے ہیں, اس کی بھی تو انکوائری ہونی چاہیے نا. کہ شوکت خانم جو ایک پرائیویٹ ادارہ ہے وہاں پہ وہ کیوں کہ جو کٹس آئی ہیں وہ ساری شوکت خانم میں پڑی ہے. میو ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں مریضوں کا کیا حال ہے کہ وہ
स्ट्रेस से भी नहीं चरपाइयों पे आप सिंध की बात करते हो, आपको पंजाब में नहीं आता, मियां हॉस्पिटल में चले जाएं, जो मरीजों का वहाँ हाल है, जिसको हल्का बुखार है उसको इंजेक्शन लगा के मार देते, फिर कहते हैं कि डेड बॉडी के लिए 5 लाख रुपए दो। क्या ये यहाँ नहीं हो रहा है? क्या ये यहाँ नहीं हो रहा है? ये नजर नहीं आता है? कमल साहब एक सेकंड कोरोना के जो मजीद कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, उनसे क्या वैक्सीन बनाई है तो पूरे मुल्क को दे दें ताकि हम सारों को रिलीफ दिला सके और लोगों की जिंदगियां बचा सके। बात सारी है कि बात तो प्रिवेंटिव है। और आप मुझे बताएं, रशिया में 25 जून से उनका पहला इलेक्शन चालू हो रहा है 40 साल बाद, और 5.5 लाख मिनिस्टर क्या कर रहा है, 18th अमेंडमेंट क्या है, वो सिर्फ ये देखता है क्या मुझे दवाई मिल रही है, क्या मुझे अस्पताल मिल रहा है, क्या मुझे बेड मिल रहा है, क्या मुझे डॉक्टर मिल रहा है, क्या मुझे ऑक्सीजन मिल रही है। माजरत के साथ कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि रुपए वाली गोली 100 रुपए पे चली गई है। समझ की तरफ लेके जाती हूँ, छोड़ दें कि क्या हुआ अभी की जो ठीक है। आप किसी का, जैसे तारिक साहब कहते हैं कि देर हो गई, पहले ये हो गया था, जो कुछ हो गया था वो ठीक है, अपनी जगह रखे, हर एक को अपना ये अथॉरिटी है कि वो ये बात कर सकता है। मगर अभी की जो पॉलिसी है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि PMLN क्या उसका कंसेंसस है, क्या वो इस बात से अग्री करती है कि इससे जो पॉलिसीज है इस